Morning all, welcome to Learners Academy. So now we are at the last session of the exercise. The exercise number is exercise number 6.3. Topic name is obviously maxima and minima. उसके बाद problems and the main questions are in process. लास्ट के कुछ important, सारे के सारे important है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें से ही एक क्वेश्चन उठ के इस टाइप का एक क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तक लास्ट किया था, 23rd देखते हैं. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन. देखो यहाँ पे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन दोनों तीनों क्वेश्चंस में. खास करके इस वाले क्वेश्चन 24 25 26 तो क्या फिर सिंगल ही लेकिन इसमें देखो टेन इनवर्स सेमी वर्टिकल एंगल है. 24 को छोड़ सकते हो. 24 में जो है एक ही फिगर है, बाकी इन तीनों में फिगर इंपॉर्टेंट है. 23 क्या फिर से पढ़ते हैं. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r equal to 8/27 volume of the sphere. तो दो यहाँ पे फिगर्स हैं, 3D फिगर्स जिसका जिक्र हुआ है, सॉलिड्स जिसको हम बोलते हैं. एक तो है कोन और एक है स्फीयर. अब आप पहले ये पता लगाओ कि कौन फिक्स है या स्फीयर फिक्स है. एक चीज फिक्स होती है और दूसरे को क्या करते हैं, बड़ा छोटा ये जो भी करते हैं अपन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं. दोनों में से क्या फिक्स है, क्वेश्चन पढ़ के पता लगाओ. कौन फिक्स है? नहीं. कौन तो लार्जेस्ट करना है, बड़े से बड़ा आपको करना है ना. कौन को बड़े से कौन को बड़ा करना है, दैट मीन्स उसके वॉल्यूम को बड़ा. साफ साफ तो लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कौन के वॉल्यूम को बड़े से बड़ा करना है. एक और हिंट था यहाँ पे, स्फीयर का रेडियस गिवन है. तो जिसका जो गिवन है वो फिक्स है ना. इसका स्फीयर, ये स्फीयर फिक्स हो गया, इसका रेडियस आर लेना है. पूरे सिचुएशन में आर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है. मान लो ये न्यूमेरिक होता तो न्यूमेरिक लेते, लेकिन ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है. तो ये दो हिंट है, एक तो साफ साफ लिखा हुआ है कौन को लार्जेस्ट करना है, और एक दूसरा स्फीयर का जो भी डायमेंशन, अगर कौन का डायमेंशन गिवन होता आर एच कुछ तो फिर वो फिक्स हो जाता. तो स्फीयर फिक्स है. ठीक है. और जिस जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी में किसी को इंस्क्राइब करे तो बाहर वाला जनरली फिक्स होता है, अंदर वाले को अपन छेड़छाड़ कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन किया था सर्किल, सर्किल में अपन रेक्टेंगल बना रहे थे तो सर्किल फिक्स था, सर्किल का रेडियस फिक्स था. उसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल कर रहे थे, बड़े से बड़ा कौन सा बना था, जो स्क्वायर हुआ था. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है. लेट्स से दिस इज द स्फीयर. स्फीयर को अपन सर्किल की तरह ही बना रहे हैं अभी. अब स्फीयर के अंदर हमको क्या फिक्स करना है, कोन. तो ये हो गया कोन. ऐसे ही बनेगा, ऐसे फिक्स होगा. ये कोन की हो जाएगी हाइट, ये कोन का सेंटर ऑफ बेस, ये कोन की रेडियस. और स्फीयर का सेंटर ले लेते हैं हम यहाँ पे लगभग. अच्छा, ये जो कोन की हाइट वाली लाइन है ये इसके सेंटर से पास थ्रू होगी. ये अपन इमेजिन, मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसके अंदर अगर अपन कोन को फिक्स करेंगे तो इंस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, कोने से कोना टच होना, तभी इंस्क्राइब माना जाता है भाई. कोन के तीन कोने मानोगे ना, एक दो तीन, तो ये तीन कोने टच होंगे, तीन कोने टच होंगे तो जो सेंटर वाली लाइन है इसकी डायमीटर से या इसके सेंटर से पास थ्रू होगी ही होगी. थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं मान लो अगर अपन, तो फिर ये कोना टच नहीं होगा ना. टच कराना है तो इसमें आएगी आएगी. अब फिक्स क्या है, स्फीयर का रेडियस. तो स्फीयर का रेडियस कहाँ से कहाँ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ, ये स्फीयर का रेडियस है. देखो ध्यान से, ये भी है और वो भी है, ये भी तो स्फीयर का रेडियस है. लेट्स इनको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी. इसको ओ कर देते हैं और इसको ओ डैश कर देते हैं. ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है. डन. इसका रेडियस फिक्स है आर, यानी कि ये हो गया आर, ये भी हो गया आर. यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, सब जानते हैं. अब इसका रेडियस अगर आर है तो इसका भी रेडियस होगा कुछ, कोन का भी रेडियस होगा. क्योंकि कोन का वॉल्यूम अगर अपन हाईएस्ट करेंगे तो वॉल्यूम में रेडियस भी होगा और हाइट भी होगी. क्या फॉर्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का, वो सिलेंडर का होता है. पाई/3 तो कहीं नहीं होता. हाँ, पाई/3 क्या बोला आपने. हाँ सही है सही है. आया आपने पाई/3 बोला. 1/3 पाई r² है ना. ठीक है. हाँ, तो ये आर, तो ये वाली इसमें आर भी आएगा, तो हम इसको आर रख देते हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल आर रख देते हैं, ये कैपिटल आर है. क्योंकि उसने फिक्स कर दिया है इसको तो उसको तो छेड़ नहीं सकते. अब याद रखना ये कांस्टेंट है बट ये वेरिएबल है. जो आप मानते हो वेरिएबल होता है, हमेशा याद रखना. जो आप अज्यूम करते हो कि चलो इसका रेडियस आर ले लेते हैं,
आपकी मानी हुई चीज क्या मानी जाएगी, वेरिएबल मानी जाएगी, क्योंकि वो बदल रही है। जो उसने दे दिया वो फिक्स है। ओके। एक वेरिएबल और मानना पड़ेगा, हाइट। तो लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है उसको हम एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच। तो अंदर थोड़ा सा, चलो यहाँ मार्क करता हूँ, यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, जो हाइट है क्या है, एच। उसका हमने स्मॉल आर रखा है, तो हाइट भी हम स्मॉल एच रख देते हैं। डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो तीन हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए इस पूरे सवाल में। एक हो गया कैपिटल आर, एक आ गया स्मॉल आर, सॉरी, एक आ गया कैपिटल आर, एक आ गया स्मॉल आर, और एक आ गया स्मॉल एच। जिसमें से ये ही कांस्टेंट है, ये दोनों बदलेंगे। अब दो वेरिएबल के केस में चलेगा नहीं सब कुछ, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, या तो आर को एच में कन्वर्ट करेंगे या एच को आर में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सवाल चलेगा। चलो स्टार्ट करें। आपको कोन का वॉल्यूम सबसे बड़ा करना है। अच्छा, कोन का जब आप वॉल्यूम सबसे बड़ा करोगे तो वो कोन कुछ ऐसा बनेगा जिसका वॉल्यूम इस स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 पार्ट होगा, ऐसा आपको प्रूव करके बताना। जब आप कोन को बड़े से बड़ा कर दोगे तो कुछ आर और कुछ एच एच आएगा, तो कुछ आर और कुछ एच आएगा, तो फिर आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम का कितना पार्ट आएगा, 8/27, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है। हेयर cone is given to be inscribed, to be inscribed in a sphere of radius r। ये given है। ठीक है। लेट, अच्छा, आर अपने सवाल में फिर आर कौन कौन होगा, एओ भी आर होगा और ओसी भी आर होगा। उसके सामने लिख देते हैं, दैट इज एओ इक्वल टू सीओ इक्वल टू आर। ठीक है। अब कोन के डायमेंशन अज्यूम कर लेते हैं। लेट द रेडियस एंड हाइट of the cone be, of the cone be, रेडियस ले लेते हैं आर, हाइट ले लेते हैं एच रेस्पेक्टिवली। ठीक है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब फिगर के हिसाब से स्मॉल आर का है, स्मॉल एच का है, वो भी मेंशन करो। दैट इज ए से लेके ओ डैश हो जाएगा स्मॉल एच, ए ओ डैश इक्वल टू स्मॉल एच, एंड स्मॉल आर क्या होगा, ओ डैश सी। अच्छा, इन दोनों से मुझे बताओ ओ ओ डैश भी निकल के आ जाएगा, सो ओ ओ डैश कितना हुआ, सोचो। ओ से लेके ओ डैश कितना होगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। टोटल एच में से ये आर में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है स्मॉल एच, इसमें से ये कैपिटल आर माइनस कर दें तो ये बचा हुआ पोर्शन आएगा। तो इसको क्या मेंशन कर सकते हैं अपन, एओ डैश, ओ ओ डैश इक्वल टू एओ डैश माइनस एओ। अब एओ डैश अपन ने लिखा है कहीं, ये रहा एच, और एओ भी कहीं लिखा है अपन ने आर। तो ये सब कन्वर्जन हो गया, इधर भी मार्क कर देते हैं कि ये क्या है, एच माइनस आर, स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर है, यहाँ से लेके आना। ठीक है। ओके, अब अपन को जो, अच्छा, अब वही बात, एच को आर या आर को एच की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो कैसे कर सकते हो बताओ। हाँ, हम अब यहाँ पे ओ ओ डैश और सी के बीच में रिलेशन ले लेंगे, तो उसमें एच आर और आर एच में कन्वर्टेबल फॉर्म में चला जाएगा, रिलेशन मिल गया ना। अब हमको पता है कि हाइट रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। नाउ इन ट्राइंगल ओ ओ डैश सी, ओ ओ डैश सी, एंगल ओ ओ डैश सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बिकॉज ए ओ डैश जो हाइट है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ओ डैश सी, यानी कि रेडियस। ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, भाई एच को आर में और आर को एच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रिलेशन तो चाहिए ना। अब ये आर है, ये आर है, एच माइनस आर है, तो रिलेशन मिल जाएगा। फिर अपन देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है, या तो एच को स्मॉल आर या स्मॉल आर को एच में कन्वर्ट कर देंगे। कैपिटल आर तो वैसे भी कांस्टेंट है।
यूजिंग Pythagoras theorem we have ओ डैश स्क्वायर, ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसमें से क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास। सी ओ लिख दो उसको, हमने ऊपर सी ओ मैंशन किया था। ठीक है, दैट इज, बताओ ओ डैश की वैल्यू क्या निकाली आपने, एच माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओ डैश सी की वैल्यू क्या निकाली आपने, ओ डैश सी नहीं लिखा क्या हमने, ओ डैश सी इक्वल टू स्मॉल आर लिखा था। तो ये आर का आर स्क्वायर, और सी ओ क्या लिखा था ऊपर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करो, एच माइनस आर का होल स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू एच आर प्लस आर स्क्वायर। कहाँ, हाँ यहाँ कैपिटल आर आएगा, तो फिर ये दोनों भी कैपिटल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे होगा, इम्प्लाइज। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दें, ये कैपिटल आर स्क्वायर का एक स्मॉल आर स्क्वायर रह गया यहाँ पे ना, इसको एक्सपेंड किया एच स्क्वायर माइनस टू हो जाए, ठीक है। स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब ये कैपिटल आर स्क्वायर तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से आप देखो एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो आर की टर्म्स में, और आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब आप सोचो आप निकालोगे क्या। तो देखो जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या बनेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच की वैल्यू रखना आसान होगा या आर की। अच्छा एक और चीज देखो, आर स्क्वायर की क्लियर कट वैल्यू है एच की फॉर्म में, और उसमें भी रखना भी आर स्क्वायर ही है आपको। तो बेटर होगा कि हम इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू एच में, ये आपको जो आगे काम करना है उसको सोच के करना है। ठीक है, एच एच की क्लियर कट वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, एच की तो फिर दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि एच कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से बोलो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई, आर स्क्वायर, ये सब उधर जाएंगे तो टू एच आर, टू एच कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर, डन। ये आ गया आपका फाइनली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर सकते हैं अपन। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन, जिसको अपने को मैक्सिमाइज करना था, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज वी इक्वल टू 1/3 को पाई/3, आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दें वहां से, टू एच आर माइनस एच स्क्वायर, टू एच आर माइनस एच स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, इसको लगा देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर दें इसको, तो ये बन जाएगा 2/3, आगे 2/3, 2 पाई/3, आगे कैपिटल आर, 2 पाई r/3 लिख दें क्योंकि आर पे कांस्टेंट है और केवल एच बचा, तो डिफरेंशिएट केवल एच को करना पड़ेगा। इस तरीके से अरेंज करो कांस्टेंट पूरा अलग हो जाए, 2 पाई/3 आर हो गया कांस्टेंट पार्ट, एच आ गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो एच कांस्टेंट नहीं है, तो क्या बनेगा पाई/3, अच्छा एच भी तो है यहाँ पे, तो ये एच इंटू एच यहाँ पे एच स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एच क्यूब होगा, डन। और ये v एज ए फंक्शन ऑफ h बन चुका है। ठीक है, तो वॉल्यूम पूरा डिपेंड कर रहा है हाइट पे। अब अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू h, वी गेट, सो इट बिकम्स v डैश h। ठीक है, 2 पाई r/3 तो कांस्टेंट है और एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, इधर पाई/3 कांस्टेंट है और एच थ्री एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो तो 2 पाई/3 और 2 और मिल गया तो 4 पाई r/3 टाइम्स h हो गया, और इधर 3 से 3 गया तो -पाई h स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेट कर दें जीरो से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, 3 को एलसीएम ले लो तो ये बन जाता है 4 पाई
आर एच माइनस 3 पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इस जीरो से इक्वेट करो तो एलसीएम लेके करो, जब डबल डेरिवेटिव निकालो तो फिर इस पार्ट का निकालो, हमेशा ऐसा करो, है ना। तो 3 तो उधर जाके जीरो बन ही जाएगा। पाई क्या बचा, 4 पाई आर एच, और ये उधर जाके 3 पाई एच स्क्वायर। तो पाई से पाई तो गया, क्योंकि पाई की वैल्यू जीरो, हम किसको काट सकते हैं जिसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो ये कट गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 4 आर एच, वहाँ पे 3 एच स्क्वायर, इस सबको उधर लेके जाए तो ये बन जाता है 3 एच स्क्वायर माइनस 4 आर एच इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच कॉमन आया, क्या बचा, 3 एच माइनस 4 आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो एच जीरो या ये जीरो, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ इम्प्लाइज, या तो एच जीरो है या फिर 3 एच माइनस 4 आर जीरो है। एच जीरो हो नहीं सकता, नहीं तो सब कुछ ही जीरो हो जाएगा, रिजेक्टेड। एच कैन नॉट बी रिजेक्टेड, एज इट ऐसे लिखना, h इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड बिकॉज इट मेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इक्वल टू 0। यहाँ पे एच भी है, यहाँ पे भी एच है, दोनों जगह जीरो डालेंगे तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो यही होगा एक, यहाँ से एच एच हमारा मेन वेरिएबल है ना, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 r/3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, याद रखना, हम पाई से पाई काट सकते हैं, हम एच से एच नहीं काट सकते, एच को कॉमन लेना पड़ेगा, और एच की वैल्यू जीरो वाली, तो वहां पे वो पॉसिबिलिटी भी रख के फिर रिजेक्ट कर दो जैसे बाद में। पाई कांस्टेंट टर्म है, उसको काट सकते हैं, यहाँ पे हम आर भी काट सकते थे अगर आर दोनों साइड आता तो, ठीक है, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है क्वेश्चन में। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव, सो अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसके लिए वी डैश एच क्या आया था वो लिख देते हैं एक बार, ये वाला पार्ट लिख देते हैं, नहीं ये वाला, 4 पाई r/3, 4 पाई r/3 स्मॉल एच माइनस पाई एच स्क्वायर, यही था। ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एच वी गेट बिकम्स वी डबल डैश एच, तो ये हो जाता है 4 पाई r/3, और वो क्या हो जाता है 2 पाई एच। अब चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वी डबल डैश क्या वैल्यू है हमारी क्रिटिकल पॉइंट पे एच की, 4 r/3। तो कांस्टेंट देखो आर था पूरे क्वेश्चन में, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट भी आर की फॉर्म में आया है, और जो आपका डबल डेरिवेटिव आएगा फाइनली पॉइंट रखने के बाद वो भी आर की फॉर्म में आएगा। आर की फॉर्म में ही आएगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब भी नहीं हो सकता, याद रखना, क्योंकि गिवन आर ही था। अगर आर स्क्वायर या आर क्यूब आ रहा है तो भी गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, ओके। 4 पाई r/3 तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना नहीं है। एच की जगह रखना है आर, यार याद रखना है ना, तो एच क्या है मेरे पास, -2 पाई इंटू एच की जगह रख दिया मैंने 4 r/3, तो ये बन जाता है हमारा 4 पाई r/4 पाई 3 एलसीएम आ गया, -2 4 जा 8 पाई r/3, यानी कि 8 - 4 - 8 -4 पाई r/3। अब आर हमारा रेडियस पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होगी विच इज लेस देन 0। ठीक है, सो हेयर वी डबल डैश आर जो है, वी डबल डैश 4 r/3 लेस देन 0 है, सो एच इक्वल टू 4 r/3 जो क्रिटिकल पॉइंट है इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। डन, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो so the volume of the cone is maximum when the volume of the cone is maximum when h equal to when h = 4 r/3। तो जब h की वैल्यू 4 r/3 है, तो उस समय r की वैल्यू क्या है वो भी निकालनी पड़ेगी, या r छोड़ो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्योंकि वॉल्यूम निकालते टाइम वैसे भी आपको आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन वन में हमने आर स्क्वायर की वैल्यू रखी थी, आर स्क्वायर की वैल्यू थी 2 HR - H², राइट, 2 HR - H², यही था क्या, 2 H कैपिटल आर। ठीक है, अब इसमें आप ये एच की ये वाली वैल्यू डालो, तो ये 2 H की वैल्यू क्या है, 4 r/3 इंटू एक आर और है, और फिर एच का स्क्वायर करेंगे यानी 4 r/3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाता है क्या, 2 4 जा 8 r² बाय 3, और ये क्या बन जाता है 16 r² बाय 9।
नॉट थ्री। 9 को एलसीएम लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 आर स्क्वायर, और यहाँ पे 16 आर स्क्वायर, 24 में से 16 गए तो 8 r² बाई 9। ये आपके स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो एच भी आ गया, स्मॉल आर स्क्वायर भी आ गया, तो कौन इस बार आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं निकालनी थी, क्योंकि उसने वॉल्यूम, लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम है वो इसका इतना पार्ट है, ये प्रूव करवाना है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन भी निकालना है। ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालने के लिए आपको देखा जाए तो ये पार्ट करने की जरूरत नहीं थी। बस क्रिटिकल पॉइंट को वॉल्यूम फंक्शन में डालने से भी हो जाता, क्योंकि आप वॉल्यूम फंक्शन बना के आए हो एज अ फंक्शन ऑफ एच। देखो, वॉल्यूम ऑफ द कोन आप, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन वी ऑफ एच आप कहीं ना कहीं बना के आए हो। क्या बना के आए हो, चेक करो। ये रहा, 2 πr/3 h² है ना। 2 πr/3 h² माइनस π/3 h³ यही है, π/3 h³। तो अब आप क्रिटिकल पॉइंट एच है ना आपके पास, 4r/3, वो जहां जहां एच आ रहा है वहां पुटअप भी कर दो बस। एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। या तो इस तरीके से वॉल्यूम निकालो, या फिर वॉल्यूम अगर आपने ओरिजिनल तरीके से निकालना है तो वॉल्यूम का ओरिजिनल फॉर्मूला वापस लिखो, 1/3 πr² उसमें एच की ये वैल्यू डालो और आर स्क्वायर की ये वाली वैल्यू डालो, तो दोनों तरीके से एक ही वॉल्यूम आएगा। वैसे ज़्यादा ऑथेंटिक काम ये वाला है जो पहले किया, क्योंकि जब भी आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बाद मैक्सिमम वैल्यू पूछे किसी भी चीज़ की, तो आपने जो फंक्शन बनाया है शुरुआत में उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट डाल के, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका x = 3 आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप f(3) निकालो, ये लॉजिक है। मतलब आप फंक्शन के अंदर 3 डालो, तो ये फंक्शन था, इसमें क्रिटिकल पॉइंट डालो। ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका कहीं कोई रोल ही नहीं है अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं। तो 2 πr/3 h², एच क्या है, 4r/3 का होल स्क्वायर कर दो सीधे, 16r² बाय 9। इधर आओ, π/3 और उसका होल क्यूब कर दो, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब और एच, आर का क्यूब, मतलब एच, आर का क्यूब यानी r³। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ओके, कुछ कट रहा हो तो देख लो, नहीं कट रहा, कहीं नहीं कट रहा। चलो तो फिर मल्टीप्लाई करो, 16 2 जा 32 πr³ बाय 27। इधर आओ, इधर कुछ कट रहा है, नहीं, तो 64 πr³ डिवाइडेड बाय 3 × 27 यानी 81। तो 81 एलसीएम आएगा अगेन इनका। नेक्स्ट पेज पे आओ, तो 81 एलसीएम ले लेंगे तो इट बिकम्स 3 टाइम्स और हो जाएगा वो। तो 32 का 3 टाइम्स कितना होता है, 3 2 जा 6, 96, 96 πr³ और उधर तो सेम ही रहेगा, 64 πr³। 96 में से 64, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 32 πr³ बाय 81। इसको कुछ काट सकते हैं अपन, नहीं काट सकते। तो ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कौन। लेकिन हमसे वॉल्यूम पूछा थोड़ी ना है, अगर पूछे तो ये आंसर है। उसने तो कहा प्रूव करो कि अब ये जो वॉल्यूम है स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। तो आप इसमें से 8/27 बाहर निकालो, फिर देखो क्या बचता है, क्या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बचता है कि नहीं बचता है। ठीक है। तो ये लो, मैंने इसमें से 8/27 कॉमन लिया, 32 में से 8 ले लिया और 81 में से 27 ले लिया। तो 32 में से 8 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, और 81 में से 27 लेंगे तो 3 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, πr³। क्या एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस r हो उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, होता है। तो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूव्ड। ये वॉल्यूम ऑफ कौन है आपका, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कौन, या वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम कौन, ऐसे लिख दो, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, बड़े से बड़े कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का इतना पार्ट होगा। तो अगेन थ्योरी बन गई। अगर आपको स्फीयर फिक्स कर दे और आपको कहे कि बड़े से बड़ा कौन बनाना है, तो आप उसको एक हिंट दे दो कि जितना बड़ा स्फीयर है ना उसके वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स वॉल्यूम इसका बना दे, तो वो बड़े से बड़ा बनेगा। समझ आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट the right circular cone of least curved surface area in given volume and has an altitude equal to root 2 times of the radius of the base। तो एक ही फिगर है, तो उस फिगर को चाहे से हम ना भी बनाए तो चलेगा, ठीक है ना, और बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इंस्क्राइब तो हो नहीं रहा, एक ही कोन की बात कर रहा है बस, है ना। तो क्या कह रहा है, कोन में क्या क्या चीजें दे रखी है उसने, डायमेंशंस, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। बताओ फिक्स क्या है और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है। वॉल्यूम फिक्स है, गिवन लिखा हुआ है साफ साफ, और इसका आगे लिस्ट लिखा हुआ है। तो ये वी को फिक्स मानना है, वी की वैल्यू नहीं गिवन है कुछ, तो वी को आपको कांस्टेंट मान के चलना है पूरे क्वेश्चन में। और फिर जो कुछ प्रूव करवा रहा है ये लास्ट में देखेंगे, जो भी प्रूव करवा रहा है, जैसे इसमें हमने लास्ट में देखा ना 8/20 से वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले तो आप कोन को वॉल्यूम को फिक्स करके उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, सरफेस एरिया भी टोटल नहीं है कर्व्ड, तो वॉल्यूम को फिक्स करके आप कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या करो, मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके डायमेंशंस मान लेते हैं। तीन डायमेंशंस होते हैं कौन में, लेट द रेडियस, ठीक है ना। अब इसने हाइट को अल्टीट्यूड वर्ड यूज किया, तो आप भी अल्टीट्यूड लो, अल्टीट्यूड हाइट एक ही होता है, एंड स्लैंट हाइट भी होती है, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम दोनों ही डायमेंशन है, तो स्लैंट हाइट भी कहीं ना कहीं आएगी। स्लैंट हाइट ऑफ द, बस ये सवाल अब इसलिए मुश्किल हो गया औरों से, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं, एक दो तीन। अब तक दो चीजें हो रही थी, तो एक को दूसरे में या दूसरे को पहले में कन्वर्ट कर रहे थे, अब तीन में से किसी दो को एक में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। रेडियस अल्टीट्यूड एंड स्लेंट हाइट ऑफ द कोन बी। सो लेट से रेडियस ले ली हमने आर, अल्टीट्यूड ले ली हमने एच, और स्लेंट हाइट ले ली हमने एल, रिस्पेक्टिवली। अब फिक्स क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालो पहले, जो फिक्स है वो पहले निकालो, जो मिनिमाइज करना है वो बाद में निकालो ना। अच्छा वन मोर थिंग, आर एच और एल में भी एक रिलेशन होता है, वो भी लिखो, वो भी काम आएगा, ठीक है ना। सो क्या रिलेशन होता है बताओ, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक डायमेंशन तो यहीं से कन्वर्ट हो गया, चाहो तो ये देखो एल की वैल्यू आर और एच की फॉर्म में आ गई, तो आप एल स्क्वायर जहां पर भी आया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रख सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आर स्क्वायर जहां पर आया उसको क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि एच स्क्वायर कहीं आ रहा है तो उसको आप एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक रिलेशन तो कॉमन सेंस से मिला, और एक रिलेशन उसने वॉल्यूम फिक्स किया वहां से मिलेगा। तो खत्म हो गया ना, दो और एक में कन्वर्ट हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन, ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन, the cone is given as fixed, is given as fixed। तो फिक्स्ड v ले लेंगे ना, दैट इज v इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन, अभी भी किया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की वैल्यू को कर दो सबसे सही काम, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय एच। इसको अगेन अपन एच को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाता है 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। बट अभी भी जो आपका वॉल्यूम है वो दो वेरिएबल में, एल और एच में, ठीक है। अब इसमें वी फिक्स है, इसमें क्या फिक्स है, वी। अगर इसमें वी फिक्स है तो आप एल को एच की फॉर्म में, एच को एल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो एल एक बार आ रहा है, तो बेहतर होगा कि हम एल को ही कन्वर्ट करें फिर, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ। तो फिर यानी कि इसमें हमने जो ये एल स्क्वायर अंदर लेके गए इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी इसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू बताओ पहले, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3v, 3v/πh, ओके। उसके बाद फिर यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3v/πh, 3v/πh, और प्लस एच स्क्वायर। तो एलसीएम अगर हम ले लें पाई एच, तो इट बिकम्स 3v प्लस पाई एच क्यूब, राइट। तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच की फॉर्म में, और वी तो कांस्टेंट है। तो अब आपको क्या चाहिए साहब,
मिनिमाइज मैक्सिमाइज किसका करना है वो भी सोचना है। मिनिमाइज किसको करना है, आपको कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल। तो पाई आर एल होता है बेटा, तो हमारे पास तो एल स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। वो काफी हेक्टिक टास्क होगा। पाई आर एल। हम्म। तो फिर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसको इधर रहने दो। क्योंकि इसका रूट करना थोड़ा सा कर तो सकते हो, बट अब फिर उसको रूट करने के बाद उसका डेरिवेटिव भी बनेगा, याद रखना। और आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी आ गया, तो क्वेश्चन रूट अगर ये मान लो कांस्टेंट होता तो चलो बाहर आ जाता, रूट पाई एच बाहर आ जाता, और केवल इस पार्ट का डेरिवेटिव करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये कांस्टेंट है ना, तो थोड़े से ये जो अपने चेंजेस किए ना, ये कुछ और तरीके से करते हैं। इसलिए साइमल्टेनियसली साथ में बल जैसे रफली लिखें, जो करना है ना वो भी लिखो। जैसे कर्व सरफेस एरिया करना है तो मैं एक बार साइमल्टेनियसली साइड में लिख रहा हूँ। चीजें तो वही काम आएंगी, पर कन्वर्जन्स कुछ डिफरेंट होंगे। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द कोन, ठीक है, दैट इज उसको सी ले लेते हैं, तो हमारा फंक्शन सी होगा जो भी डिफरेंशिएट या मिनिमाइज होगा ना। क्या होता है, पाई आर एल। सबसे पहले एल को हटाओ। पाई आर एल क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डन। अब आप आपके मेन फंक्शन में से आर स्क्वायर या एच स्क्वायर की वैल्यू वी की फॉर्म में लिखो। तो हमारा मेन फंक्शन क्या था, ये। तो यहां से आप आर स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हो। क्या बनेगी बताओ, 3v/3v/πh। तो इससे क्या होगा कि ये एज इट इज उसमें चला जाएगा, कोई रूट वाली क्वांटिटी नहीं बनेगी। रूट वाली एक बनेगी बस, ये वाली क्वांटिटी बनेगी रूट वाली, और नहीं बनेगी। समझ आया। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दूं, सही किया हमने, आर स्क्वायर इक्वल टू 3v/πh। तो यानी कि ये वाला सब्स्टिट्यूशन ना करके ये वाला सब्स्टिट्यूशन करो। और हमने यहाँ पे कौन सी इक्वेशन, यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ने इस इक्वेशन में एल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तो एल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो कौन सी इक्वेशन यूज करी, फिर इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। एल इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये मान लो इक्वेशन वन है। तो सबसे पहले तो ये सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। और फिर अब दोबारा फ्रॉम इक्वेशन टू वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। भाई जब दो वेरिएबल होते थे तो एक सब्स्टिट्यूशन होता था, लेकिन दो तीन वेरिएबल हैं तो फिर दो सब्स्टिट्यूशन होंगे, है ना। दैट इज इक्वल टू पाई आर, एच स्क्वायर की वैल्यू करें, किसकी वैल्यू करें, आर स्क्वायर की वैल्यू करें। तो लेकिन आर बाहर भी है। और एच स्क्वायर की करें तो एच स्क्वायर है क्या वहां पे, एच स्क्वायर देखो, एच स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर को लिख सकता हूँ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वापस पाई आर एल बनेगा। प्रॉब्लम है फिर तो। क्योंकि अगर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाहर भी आ रहा है। पाई आर एल। ये एल स्क्वायर की वैल्यू थी, तो एल की वैल्यू हो जाएगी ये। अगर मैं एल स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो एल की वैल्यू ये रख दूं तो एल की वैल्यू एच की फॉर्म में आ रही है। तो अगेन आर और एच दो क्वांटिटी हो जाती है, आर भी है बाहर। तो फिर तो कोई और चारा नहीं है, इसी को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। आर की वैल्यू रखो यहाँ पे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है हमने वहां पे बताओ, ये। तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ से, रूट ऑफ 3v/πh। ठीक है करो। तो रूट ऑफ क्या बन जाता है ये, 3v/πh इंटू इंटू। अब रूट के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3v/πh, और प्लस आगे क्या है, एच स्क्वायर। सॉल्व करो थोड़ा सा। तो देखो ऐसे करो, देखो ये रूट पाई है, ये ऊपर पाई है, तो रूट पाई से पाई, रूट पाई बचा ऊपर,
और ये 3v भी कांस्टेंट है, तो इसको भी पाई के साथ मिला दें, तो 3 पाई वी हो गया ये। और नीचे क्या बचा, रूट h। ठीक है। और एच ही तो हमारा मेन वेरिएबल है, तो 1/√h लिखो ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अंदर सॉल्व करो, ये इंटू हो रहा है सब कुछ है ना, अंदर सॉल्व करो, तो ये बन जाता है 3v और πh³ हो जाता है ये। तो वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमारा यहाँ बना था ना। हाँ ये। ठीक है, 3v/πh और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, πh। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि एच ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो इसको अंदर ले जाएं। तो इसको अंदर ले जाएं, तो ये रूट ये यहाँ से हट गया पूरा, और एच अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो h² हो गया। ओके। ठीक है, और कोई चारा नहीं, तो हमारा कांस्टेंट पार्ट ही हो जाएगा। और ये c एज ए फंक्शन ऑफ h बन चुका है, विच इज टू बी मिनिमाइज। मिनिमाइज है मैक्सिमाइज, लीस्ट कह रहा है ना, विच इज टू बी मिनिमाइज, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। चलो तो नेक्स्ट पेज पे आओ। अब एक बार फंक्शन लिख देते हैं और फिर चलाते हैं डेरिवेटिव पार्ट। तो फंक्शन बनाने में अभी तो इतनी देर लगी हमको है ना। c(h) बताओ क्या बना, एक बार फिर से बोलो। √3πv, जिसमें v कांस्टेंट है, इंटू होल रूट अगेन 3v/πh³, 3v+πh³ डिवाइडेड बाय πh²। और अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो फायदा है क्या, 3v/πh² यानी 3v/पाई कांस्टेंट हो जाएगा। देखो इस 3πv को भी एक बार अंदर एंट्री दो, हो सकता है इससे कुछ फायदा हो। होल रूट एक सिंगल ही ले लें, तो 3πv इंटू 3v क्या हो जाएगा, 9πv² डिवाइडेड बाय, अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर, πh²। प्लस उसको भी करो, तो क्या बन जाएगा, 3π² v(h³ डिवाइडेड बाई πh²। अब अलग अलग सॉल्व किया तो पाई से पाई यहाँ कटा, ये क्या बना, 9v² डिवाइडेड बाय h²। प्लस ये क्या बना, पाई से पाई ये भी गया, और h² से h भी गया, पूरा ही गया नीचे वाला तो है ना, πh²। तो ऊपर क्या बचा, 3 पाई, पाई तो गया ना, v(h), इसका होल रूट। तो ये ज्यादा आसान फंक्शन लग रहा है। ठीक है, चलो तो अब कर दें इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू h, वी गेट c(h). ओके, तो ये रूट में चल रहा है, तो क्या बन जाएगा, 1/2 रूट समथिंग, और फिर चेन रूल से अंदर वाले का भी होगा, तो 2 रूट ऑफ दिस होल थिंग 9v² प्लस डिवाइड बाई h² प्लस 3πv(h) इंटू, अब इसका भी करो चेन रूल से, ब्रैकेट लगा दो, तो 9v² बाई h, 9v² कॉन्स्टेंट है, और 1/(h²) का क्या बनता है, -2/h³। ठीक है, प्लस 3πv(h) का, h ही है केवल वेरिएबल, तो 3πv। डन। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आओ, सॉल्व करो, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो एलसीएम लेने से पहले क्या था, ये h² एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना, तो h² टोटल एलसीएम आ जाएगा इसका। इसी पार्ट में सपोज करो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो h² एलसीएम आ गया, तो h² इंटू एच, h³ हो गया है ना। तो h² का रूट क्या होता है, h, तो सिंगल h आएगा ऊपर ओनली है ना, h/2 हो गया। और नीचे क्या बचा, 9v² 9v² प्लस 3πv(h³। ठीक है, ये वाली टर्म तो ऐसे हो गई, और अभी इंटू और होगा ये। इधर बताओ, इधर आप h³ को एलसीएम लो अगेन, तो ये क्या बन जाता है, -2 9 जा 18, -18v², 18v², देन व्हाट, प्लस, प्लस, और फिर वही 3πv(h³, 3πv(h³, 3πv(h³), सही है, और होल डिवाइडेड बाय h³। तो कट गया देखो, थोड़ा थोड़ा कटा, कुछ बताओ।
इसमें से तो 3 कॉमन लो, ये h से ये h स्क्वायर कट गया, ठीक है। और और कुछ नहीं घटा ना, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा, 3 पाई v h क्यूब माइनस 18 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा, 2h स्क्वायर बाहर, और रूट में क्या बचा, 9v स्क्वायर प्लस 3 पाई v h क्यूब। ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव है v डैश h। इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। जैसे इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये पार्ट तो जीरो बन जाएगा, सोचना ही नहीं है। ये 3 पाई है ना, केवल ऊपर वाला पार्ट बचा, उसको उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा बताओ, 3 पाई v h क्यूब इक्वल टू 18 v। वी कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट पार्ट कट सकता है, ये v से v टाइम्स कट गया, और 3 भी कॉन्स्टेंट होता है, 3 × 3 6 टाइम्स ये कट गया। इधर क्या बचा, पाई h क्यूब, और उधर क्या बच गया, 6v। अब h क्यूब की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 6v/पाई। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6v/पाई की पावर 1/3। तो हम दोनों को ही ले लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट, अगर h क्यूब की वैल्यू काम आई तो ये डाल देंगे, h की वैल्यू काम आई तो ये डाल देंगे, दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अभी तो डबल डेरिवेटिव भी करना है, याद रखना, ठीक है। नाउ अब v डैश h लिख देते हैं एक बार। क्या था हमारा फाइनल v डैश h, कौन सी फॉर्म लगाएं सोचो जरा, ताकि हमको फायदा हो। हम्म c डैश h फाइनली क्या आया था हमारा, ये आया था। अब इसका डेरिवेटिव करना सोच रहे हो क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल भी आ गया बीच में, और क्वोशंट रूल भी आ गया। तो फिर देखो एक बार लिखो, v डैश h इक्वल टू 3 पाई v h क्यूब, 3 पाई v h क्यूब, आगे माइनस 18 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं 2h स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, ताकि वो अंदर जाके फिर वो प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे अपन, है ना। तो 2h स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 4h⁴ स्क्वायर हो जाएगा ना अंदर, क्या बन जाएगा, 4h⁴। 9v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 4 9 जा 36, फिर फिर v² h⁴, v² h⁴। फिर आ जाओ, नेक्स्ट उधर भी जाएगा प्लस, अगेन ये क्या हो जाएगा, 4 4 3 जा 12 पाई और h⁴ जो h³ से मल्टीप्लाई होगा कितना बन गया, h⁴ 7। ये बन गया फाइनली। इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू h टू चेक वेदर द क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो बड़ा सारा एक्सप्रेशन है, इसका तो रूट हो गया, तो रूट हो गया तो मतलब स्क्वायर हो गया तो रूट कट गया, 36v² h⁴ प्लस 12 पाई v h⁴ 7। ये तो आ जाएगा नीचे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, करो। 3h³ का करेंगे ना, तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 पाई v h² माइनस उसका करो, जीरो आएगा। तो इतना ही बचा बस, ये है ना, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला फंक्शन, 36v²h⁴ प्लस 12 पाई v h⁴ माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज 3 पाई v h³ माइनस 18v² मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला रूट में, तो पहले तो 1/2 रूट समथिंग, 2 रूट 36v²h⁴ 12 पाई v h⁴। फिर चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव, तो इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, फिर डालते हैं इनटू व्हाट, इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, तो 4 × 36 करो, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2 4 3 12 और 2 14। फिर क्या बना, v², फिर क्या बना, h³ इधर आओ प्लस, ये 7 से करो, 12 7 जा 84 पाई v h⁴। ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में याद रखना है ना,
ठीक है, होल डिवाइडेड बाय फिर है इसका 36 v² h⁴ प्लस 12 π v h⁴ समझ आया। अब ऊपर में हमारे पास एक टर्म तो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी टर्म जो है ये है। ठीक है, तो उसका डिनोमिनेटर ये है, ये तो न्यूमरेटर में जाएगा ना, इस जगह जाएगा, तो डिनोमिनेटर ये, तो अगेन एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रूट से रूट ये भी कट जाएगा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा के देखें क्या बनता है। करो, 9 × 36 करो, 9 × 6 = 54, रिमाइंडर 5, 9 × 3 = 27 और 5 32, फिर पाई, फिर v × v², फिर h² × h⁴ 4 और 2 ही तो है, प्लस उससे भी करो, 12×9 = 108, फिर π², फिर v², फिर h⁴ 9। ये तो बना है हमारा पहला एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो ये 2 काटो पहले तो, ये न्यूमरेटर में है ना, तो 2 × 1 = 2, ये कितना टाइम कट जाएगा 72, और वो कितने टाइम कट जाएगा 42। ठीक है, अब न्यूमरेटर ये है और ये है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/1। ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस की एंट्री अंदर करवाते हैं, तो ये हो गया प्लस और ये पलट गया, यानी कि क्या बन गया 18 v² - 3 π v h⁴। आज की तारीख में ये नहीं है वो है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, इससे 1/1 दोनों को, है ना, प्लस प्लस हो गया है, तो चलो ध्यान से, है ना, तो 18 v² को कराओ पहले तो, 18 v² इंटू दिस करो, कितना बना, 18 × 2 = 36, रिमाइंडर 3, 18 × 7 = 126, और पहले रिमाइंडर कितना था 3, तो 126 और 3 129, सही है। 18 × 2 = 36, रिमाइंडर 3, 18 × 7 = 126 और 3 129। ठीक है, v² v4, फिर h³ है ना, प्लस अब 18 v² को इससे कराओ, तो 18 × 2 = अगेन 36, रिमाइंडर 3, 18 × 4 = 72 और 3 75, फिर पाई, फिर v और v², v³, फिर h⁴ 6। ये 18 v² हो गया मल्टीप्लाई, अब इसको कराना है माइनस 3 v π h³ को इससे कराना है, तो 3 × 72 करो, 3 × 2 = 6, 3 7 = 21, फिर पाई, फिर v × v² v³ और h⁴ 6, फिर अगेन ये माइनस हो जाएगा, 3 × 42 करो, 3 × 2 = 6, 3 4 = 12, और फिर पाई, π², पाई इसमें भी है, v इसमें भी है, v इसमें भी, तो v², और h3 और 6 यानी h9। ये न्यूमरेटर पार्ट पूरा बन गया, और डिनोमिनेटर पार्ट क्या बनेगा, ये फर्स्ट, ये सिंगल डिग्री में है और ये एलसीएम सेम है, 36 v² h⁴ प्लस 12 π v h⁴, तो इसकी पावर 3/2, यानी ये इधर नहीं आएगी, ये इधर आएगी, नीचे आएगी मतलब, होल डिवाइडेड बाय ये जो पार्ट है 36 v² h⁴ प्लस 12 π v h⁴ की पावर 3/2। अब देखो इसमें सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं क्या, देखो v³ h⁴ और v³ h⁴ तीन है, इनको करो सब्ट्रैक्ट और ऐड, 324 π, 756 π -216 π, तो पहले तो 324 + 7, 324 + 756 कितना बना, 604 10, 8 7 3 10, सही है। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है, 216, 4, 7 में से बन गया 6, 9 क्यों जाएगा, 10 ही तो रहेगा, 864। ठीक है, पीछे लिखते हैं, तो ये बना हमारे पास 864, और इसकी टर्म कौन सी है, ये पाई, π v³ h⁴, π v³ h⁴। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब ये क्या, v²h⁹ की एक टर्म है हमारे पास, v²h⁹, ये तो डिफरेंट ही टर्म आ गई फिर, है ना, तो v²h⁹ माइनस करना पड़ेगा, 108 में से 126 गए तो माइनस के 18 आएगा, 18 26, तो -18, देन व्हाट, π² v²
पाई स्क्वायर वी स्क्वायर H9। उसके बाद वाली टर्म जो है वो अलग ही है ना, ये गया ये गया। ठीक है, क्या है 1296 V4 प्लस 1296 V4 आगे V4 H³ है। डन। होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, उसकी पावर 3/2। 36 V², देन कम्स H4, देन कम्स 12 πV, देन कम्स H⁻⁷ की पावर 3/2। ये हमारा फाइनली क्या है, V डबल डैश H। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्या था हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये। ठीक है, क्या है 6V/π की पावर 1/3। 6V/π की पावर 1/3, ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो यानी कि ये H की जगह पुटअप करना है और चेक करना है। तो देखो H की जगह पुटअप करना है, तो ये H की वैल्यू है, तो H³ की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हर जगह देखो H³ पुटअप किया जा सकता है। ये देखो H³ की फॉर्म में, ये भी H³ की फॉर्म में कन्वर्टेबल है, और ये केवल इन दोनों में दिक्कत आएगी। तो उस हिसाब से पुटअप करना है। ठीक है, चलो शुरू करो। 864 πV³ अब ये H6 क्या होगा, H³ का स्क्वायर। H³ का स्क्वायर मतलब 6V। H³ की वैल्यू क्या है, 6V/π, उसका स्क्वायर कर दो। 6V का स्क्वायर 36V² डिवाइडेड बाय π²। इसका स्क्वायर करेंगे ना इस पार्ट का, क्योंकि ये H³ की वैल्यू है और H6 H³ का स्क्वायर होता है, तो 6V/π का होल स्क्वायर हो गया। समझ आया, ऐसे कर करके करना पड़ेगा, है ना। 18π² V², H9। तो H³ का भी क्यूब यानी इसका भी क्यूब, तो 6V का क्यूब यानी 216V³ डिवाइडेड बाय π³। ठीक है, ये हो गया। प्लस नेक्स्ट आ जाओ, 1296V⁴ और सिंपली H³ है, H³ है मतलब 6V/π है। ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट पे आओ, 36V²। H4 का मतलब H³ और एक सिंगल H, तो H³ क्या है 6V/π, और सिंगल H मतलब ये पावर 1/3, 6V/π की पावर 1/3 हो गया ना, H4। ठीक है, आगे क्या है, प्लस 12πV। H7 का मतलब क्या होगा, H6 चाहिए पहले तो। H6 मतलब H6 की वैल्यू ऊपर से ये हमने करी है अभी अभी, है ना। 36V² बाई π², और एक सिंगल H और रह गया, तो 6V/π की पावर 1/3। और इस पूरे की पावर क्या है, 3/2। ठीक है, अब काटना शुरू करो। तो देखो ये पाई से स्क्वायर गया, ये π² से क्यूब गया, और इधर नहीं कटेगा, तो सिंगल पाई रहेगा ना नीचे तीनों में, बस। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, 36 को 864 से मल्टीप्लाई करो रफली, फटाफट कितना आता है। इसमें करो ना, 36 × 864। 36 × 864, इट इज 31104। 31104। फिर V³ और V यानी V5 और डिवाइडेड बाय पाई को तो अपन एलसीएम ले लेंगे पूरा ही, है ना। तो माइनस, इधर आओ, 18 × 216 करो। क्या, 3888। और V², सॉरी V²V³ यानी V5 हो गया अभी। प्लस, इधर आओ, 1296 को 6 से करो। 7776, और ये भी V5 हो गया। और सबके नीचे पाई 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 है, तो होल डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई नीचे ही ले आएंगे अपन। पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अभी जो भी होगा। ठीक है, इधर आओ, इधर क्या होगा, देखो पाई
देखो एक पाई से तो ये काटो, तो पाई और पाई की पावर 1/3, यानी पाई की पावर 4/3 नीचे, पाई की पावर 4/3 सबके नीचे है ना, क्योंकि एक पाई है और एक पाई की पावर 1/3, एक पाई है एक पाई की पावर 1/3, उसके अलावा। तो डिनोमिनेटर पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब 36v² × 6, 36 × 6 करना, 216, और ये क्या बना, v³ और उसके बाद 6v की पावर 1/3 और रह गया, प्लस इधर क्या करना है आपको, 12 × 36 करो, 432, और v × v³ और v² अगेन v³ और अगेन इधर भी 6v की पावर 1/3 और रह गया। अच्छा, इस पूरे की पावर भी है 3/2। ठीक है। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, इसको इसके आगे सोल्व नहीं करेंगे, केवल ये सोचेंगे कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। तो अगर एक भी नेगेटिव साइन हट जाए, सारे नेगेटिव साइन हट जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखो 311, ये तो सेम आ रहा है ना, v5 v5 v5, तो 311 जोड़ो, 31104 प्लस 7776 कितना होता है, और माइनस 388 करो, उसी में से -388 करो, क्योंकि सिमिलर नेचर ही तो है। क्या, 34992v5 आ गया, लिख दूं, 34992v5, 34992 क्या, v5 है ना, वी। ठीक है, देखो ये पाई की पावर 4/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो, एक बार पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर करेंगे, कितना घटेगा, 3 से 3 गया और 2, तो पाई स्क्वायर, और ऊपर एक पाई है, ऊपर एक पाई है, तो ये पाई स्क्वायर से कट के पाई और पाई ऊपर आ जाएगा, समझ गए। तो ये सब हट गया, ये भी हट गया, और एक पाई ऊपर आ गया, तो v5 से पहले वो पाई लगा देते हैं, पाई टू द पावर v5। अब आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इधर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, देख रहे हो, हर हाल में पॉजिटिव होगा। तो हम लिख देंगे दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर एक भी नेगेटिव साइन है तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन सारे पॉजिटिव साइड हैं, और v हमारा वॉल्यूम पॉजिटिव है, सब कुछ मैंने क्या कहा था कि फाइनली जो v डबल डैश आएगा, 6v/पाई की पावर 1/3, ये जो v डबल डैश आएगा वो फाइनली उसी फॉर्म में आएगा जो फिक्स है। v क्यों लिखा आपने, c था ना, दोनों v कैसे हो सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया चल रहा है, सी सी, ये भी सी है और ये भी सी है, ये भी सी है, सबसे v चल रहा है, यहाँ पे सी था ना। ठीक है, तो जो सी डबल डैश जो फाइनल डबल डेरिवेटिव है वो उसी फॉर्म में आएगा जो फिक्स है, तो p फिक्स है, देखो उसी फॉर्म में आ रहा है। और अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये पावर 5 भी कट जाएगी, बट हम क्यों करें, हमको तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना है बस, क्योंकि देखो ये इसको हम जोड़ेंगे, तो देखो 6v की पावर 1/3 तो कॉमन आ गया, तो 216 और 432 कितना होता है, ऐड करो। क्या, 648, तो देखो 648 v³ और उसके साथ में क्या है, 6v की पावर 1/3। अब v³ को अपन कैसे लिख सकते हैं 1/3 में, v³ को अपन क्या लिख सकते हैं, 9/3 पावर लिख सकते हैं। और 648 को क्या लिख सकते हैं, हम्म, देखो मुझे एक चीज बताओ, 3 + 1/3 कितना होता है, 3 + 1/3, 3 3 9, 10/3, 10/3 पावर हो गई v की यहाँ पे, उसकी पावर 3/2 भी लगाएंगे, 3 से 3 कटेगा, 5 आएगा, तो ये 5 और ये v5 से v5 कट जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका फाइनल आंसर उसी फॉर्म में आएगा, v माना था ना तो v की फॉर्म में ही आएगा, v5 भी नहीं आएगा, फर्दर सॉल्व करें तो ये v5 भी कट जाएगा, समझ आया ना। मैंने क्या करा, इसका केवल v वाला पार्ट सॉल्व किया अभी, है ना। देखो चलो ऐसे लिख दो, क्या है हमारे पास, बताओ पीछे, 34992 पाई v5 ये है, नीचे क्या है,
648, ये सॉल्व कर दिया मैंने, 648 v क्यूब, 648 v क्यूब और फिर 6 v की पावर 1/3, यही है, इंटू 6 v की पावर 1/3। ठीक है, तो देखो इस ऊपर वाले को तो छेड़ो मत, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट कांस्टेंट अलग करें एक बार। तो 648 इंटू 6 की पावर 1/3 तो है कांस्टेंट पार्ट, और v क्यूब और v की पावर 1/3 मिलके v की पावर 10/3 हो गया। इसकी पावर 3/2 भी है ना, क्योंकि 3 + 1/3 10/3 होता है। तो अब इस पूरे की पावर क्या लगाओगे आप बेटा, 3/2। ये डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर एज इट इज है। तो 3/2 इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, अलग अलग लगा दूं। तो इस पे भी 3/2 लग गया, और इनटू उस पे भी 3/2 लग गया। तो 3 से 3 गया, तो ये क्या बन गया, v 2 से 5, तो v की पावर 5 हो गया फाइनली, v की पावर 5 हो गया। और इसको भी फर्दर चाहो तो सॉल्व करो, तो 648 की पावर 3/2 हो गया, और 3 से 3 कट के ये क्या हो गया, 1/2, यानी √6 हो गया ना, √6 हो गया। और क्या बचा, v की पावर 5। तो ये है मेरा फाइनली डिनोमिनेटर पार्ट, और वो है फाइनली न्यूमरेटर पार्ट। तो देखो v की पावर 5 से v की पावर 5 पूरा ही कट गया। तो या तो कांस्टेंट आएगा या v आएगा, लेकिन पावर में नहीं आएगा ना। तो अब ये जो वैल्यू होगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगी। सो उससे क्या प्रूव होगा कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है h = वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और वो क्रिटिकल पॉइंट क्या था, h 6v/π की पावर 1/3, 6v/π की पावर 1/3। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो केवल ये साबित हुआ है कि अगर हम h इतनी लेते हैं तो, सॉरी, अगर हम h इतनी लेते हैं तो हमारा कर्व सरफेस एरिया मिनिमम आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इस मिनिमा पॉइंट पे आपको साबित करना है कि जो हाइट होगी वो रेडियस की √2 टाइम्स होगी। तो ये हाइट ही तो है, तो ये रेडियस की √2 टाइम्स होगी, इसे साबित करना है आपको। तो क्या करें, इस v को खोल दें, देखते हैं, h = 6, v की वैल्यू बताओ क्या होती है, π/r/l डिवाइडेड बाय पाई, इसकी पावर 1/3। भाई हाइट और रेडियस का रिलेशन चाहिए ना इस पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे आपको हाइट और रेडियस का रिलेशन चाहिए, हाइट रेडियस की √2 टाइम्स होनी चाहिए। तो हमने v को खोल दिया वापस, π/r/l, v/r/l थोड़ा ना होता है, v को सही खोलो, v क्या होता है, पाई, π/3 πr² होता है, और होल डिवाइडेड बाय पाई भी है। ठीक है, तो इसकी पावर हो गई 1/3, 1/3 को तो उधर ले जाओ, तो ये हो गया h3। ठीक है, पाई से पाई गया, गया क्या, गया, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और 3 से 2 गया, तो क्या बचा, 2 πr² h, सही है। अच्छा, पाई तो गया है ना, तो 2r²h, अब यहां से हाइट ऑब्वियसली जीरो नहीं होगी, या फिर इसको इधर लेके आओ, तो h³ - 2r² h की वैल्यू 0। तो h को कॉमन लो, तो h - 2r² = 0। तो यहां से या तो h 0 है, या फिर h - 2r² 0 है। ऑब्वियसली h 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो यही होगा, ये रिजेक्टेड हो गया। तो यहां से h की वैल्यू 2r² = √2 टाइम्स आ रहा है, कहाँ पे, ओके ओके, h कॉमन लिया तो h² हो गया ना, फिर तो काम, h², ठीक है, हो गया काम। h² = 2r² है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट करेंगे, तो 2 का रूट √2 और r² का रूट। तो हाइट = √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, अल्टीट्यूड या हाइट, ये है हमारा अल्टीट्यूड, इज √2 टाइम्स रेडियस, प्रूव्ड। ओके, अब इसमें अगर हमारे पास टाइम नहीं है एग्जाम में, तो हम कौन सा पार्ट है जो स्किप कर सकते हैं, जो फॉर्मेलिटी है। देखो, जब तक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया था, यहां तक का तो हर हाल में ही करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, जो चीज वो प्रूव करवा रहे हो आएगा। इसके बाद जो अपन ये डबल डैश वाला काम किया, इसमें केवल हमको ये चेक करना था कि प्लस है या माइनस, टाइम बचे तो करना है।
क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। और फाइनली वो आएगा वही जो पूछ रहा है, उसने अगर लीस्ट का है तो वो अल्टीमेटली ग्रेटर देन जीरो ही बनेगा। तो 3 पेज में तो केवल हमारा ये हुआ है डबल डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और ये फाइनली ये चीज़ बन के आई दिस डिवाइडेड बाई, तो ग्रेटर देन जीरो ही मिला। तो उसके बाद जो अपन ने कंक्लूजन किया कि इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हम डबल डेरिवेटिव के बिना कर देंगे। कब? जब हमारे पास टाइम नहीं हो। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो डबल डेरिवेटिव पार्ट केवल 1 नंबर का होगा। अब 3 नंबर में जितने पन्ने नहीं भरे, 1 नंबर में 3 पन्ने भर गए। तो कंपैरिजन करना है कि हम इससे बढ़िया 4 नंबर का दूसरा अटेम्प्ट कर लेते हैं 3 पन्ने भरने की बजाय। बट अगर समय हो तो करना है। अच्छा, घर पे सारों को करना है, ये स्ट्रेटेजी केवल और केवल एग्जाम के लिए। घर पे सारों को करेंगे तो एक आध एग्जाम में हमसे, और घर पे ही हम छोड़ते जाएंगे तो फिर एग्जाम में फिर हम सोचेंगे ही नहीं कि स्टार्ट भी करें या नहीं करें। घर पे सारों को करना। क्लियर है? चलो, सो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप दोनों को जब तक घर जाके अपने आप से नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, 25वां और 26वां सिमिलर नेचर का है, फिर कल ही करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।